जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन को लेकर। वही डिफरेंशिएशन जिसके क्वेश्चंस, जिसके फॉर्मूले यूँ तो हमने कई बार डिस्कस किए हैं, लेकिन जब बात आती है डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को लेकर, जब बात आती है ये समझने की कि आखिर डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है, हम इसे पढ़ते क्यों हैं, तब इसे लेकर इतनी बात नहीं की जाती है। तो चलिए आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे ही पहलुओं को समझने जा रहे हैं जिन्हें शायद इससे पहले इस तरह से डिस्कस नहीं किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैलकुलस इज अ स्टडी ऑफ चेंजेस। तो उसमें जो डेरिवेटिव है वो हमें बताता है कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। ये जो चेंजेस हैं वो कितनी तेजी से हो रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन में लेकर। सो रेट ऑफ चेंज भी हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये क्या होते हैं, इसे समझने से पहले हम समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है। तो जब मैं कहता हूँ रेट ऑफ चेंज, यानी कि वेन एवर समथिंग इज चेंजिंग, जब किसी एक क्वांटिटी में कुछ चेंजेस हो रहे हों, और ये जो चेंजेस हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। अगर आप किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंजेस को ऑब्जर्व करते हो तो देखा जाए हमारे पास दो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम दूसरी क्वांटिटी को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, मैं यहाँ पहली वाली क्वांटिटी को ले लेता हूँ डिस्टेंस, और दूसरी क्वांटिटी को मान लेता हूँ टाइम। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक सेकंड में अगर एक बाइक 5 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है और दूसरी बाइक 2 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, तो आप मुझे बताइए कौन सी बाइक फास्टर है, और आपका जवाब होगा पहली वाली बाइक। तो यह हमने कैसे कैलकुलेट किया? एक्चुअली हमने देखा चेंजेस इन डिस्टेंसेस एंड चेंजेस इन टाइम, दोनों के लिए टाइम सेम था, तो ऑब्वियस सी बात है हमने कैलकुलेट किया कि पहली वाली बाइक ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इस तरह से हम रेट ऑफ चेंज को डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटी के बीच में, और इन्हीं दो क्वांटिटी के बीच के जो रिलेशनशिप है इसी का नाम है रेट ऑफ चेंज, यानी कि डिफरेंशिएशन। चलिए इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ इस कार का। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक कार है जिसका स्पीडोमीटर खराब है, और जब ये कार ट्रेवल करती है 80 किलोमीटर की डिस्टेंस, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि ड्यूरिंग दिस जर्नी इसकी स्पीड कितनी थी। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक जब हमारी कार ने ट्रेवल किया तो थ्रू आउट द जर्नी इसकी स्पीड कांस्टेंट तो नहीं रही होगी। हो सकता है कि कहीं इसकी स्पीड कम हो, कहीं इसकी स्पीड ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक एवरेज स्पीड के बारे में पूछ रहा हूँ। जैसा कि क्रिकेट में भी आपने देखा होगा, एक ओवर में रन कम बन जाते हैं, किसी अगले ओवर में रन और ज़्यादा बन जाते हैं, बट एट लास्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज रन रेट। तो ठीक उसी तरह से जब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब इसमें स्पीडोमीटर नहीं था तो आप मुझे बताइए इसने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल किया। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है हमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी दूसरी क्वांटिटी, दैट इज टाइम। और जब हम इस डिस्टेंस को टाइम के साथ कैलकुलेट करेंगे तब हम निकाल सकते हैं स्पीड कुछ इस तरह से। जैसे कि यही कार जब 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, तो सबसे पहले हम चेक करना चाहेंगे कि इसने कुल डिस्टेंस में कितना चेंजेस किया। यानी कि यहाँ अगर हम डिस्टेंस मानते हैं 0 और वहाँ है 80, तो हम बोलेंगे चेंज इन द डिस्टेंस इज 80 माइनस 0। और फिर हम देखेंगे चेंज इन द टाइम। तो सपोज यहाँ से हमारी कार ने स्टार्ट किया, वह हमारी जर्नी 4 घंटे में ख़त्म होती है, तो यहाँ हम चेंज इन टाइम निकाल रहे हैं 4 माइनस 0। तो इस तरह जो हमने इन दो क्वांटिटी को इन्वॉल्व किया तो हमारे पास स्पीड निकल के आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यह हम देख सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिस्टेंस में चेंजेस निकाल लिया, और हमने बताया कि इस कार की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। पर ध्यान रहे यहाँ ये जो स्पीड हमने निकाली है ये एक एवरेज स्पीड को दिखा रहा है। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर ये जो चेंजेस निकाले हैं इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ी। ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इन 2 पॉइंट के बेसिस पे हमने चेंजेस निकाले थे डिस्टेंस में, और इन्हीं 2 पॉइंट के बेसिस पर हमने चेंजेस निकाले टाइम में। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें 2 क्वांटिटी चाहिए और हमें 2 पॉइंट चाहिए। उस केस में हम निकालते हैं रेट ऑफ चेंज। थोड़ा सा इसको समझने के लिए अगेन मैं वही एग्जाम्पल फिर दोहरा रहा हूँ, और मान के चलिए अब मैं कहता हूँ कि ये कार इस सड़क पर चली जा रही है और लगभग 5 सेकंड के बाद ये कार एक स्टोन से टकरा जाती है। तो आप मुझे बताइए कि ड्राइवर को जो इंजरी हुई है उसके सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं।
क्या ड्राइवर हमारा सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करने वाला है, इस कार की एवरेज स्पीड पर या इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि t इज इक्वल टू 5 द मोमेंट, जिस समय ये कार इस स्टोन से टकराई उस समय पर जो स्पीड थी वो मैटर करने वाली है, या ओवरऑल पूरी जर्नी के दौरान जैसा कि हमने 20 किलोमीटर को निकाला था वो अफेक्ट करेगी इस एक्सीडेंट को। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे कि सर जिस समय ये कार इस पत्थर से टकराई उस समय कार की स्पीड क्या थी, यहाँ उस पर डिपेंड करने वाला है कि हमारा ड्राइवर सर्वाइव करेगा या नहीं। इट मीन्स यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, और स्पीड एट द टाइम ऑफ कोलिजन ही मैटर करने वाला है, क्योंकि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड ये जो टाइम है यहाँ पर हमें पता करना है कि कार की स्पीड स्लो है, ज़्यादा है एवरेज स्पीड से, या हमारी कार की स्पीड हो सकता है यहाँ पर जीरो हो। ऑब्वियस सी बात है उस समय ड्राइवर को कोई भी इंजरी नहीं होने वाली है। तो डिपेंड करता है t इज इक्वल टू 5 पर, यानी कि स्पीड एट द टाइम ऑफ कोलिजन विल डिसाइड कि हमारा ड्राइवर सर्वाइव करेगा या नहीं। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ t इज इक्वल टू 5 पर देखता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि जब ये कार इससे टकराई, जिस मूवमेंट पर t इज इक्वल टू 5 पर कार ने इस स्टोन को छुआ, तो देखा जाए मेरी कार ने ट्रेवल तो नहीं किया। मैं कह सकता हूँ कि चेंज इन डिस्टेंस इज जीरो, और ऑब्वियसली बात है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड एग्जैक्ट में उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो चेंज इन टाइम इज जीरो, और ऑब्वियसली बात है 0 डिवाइडेड बाई 0 यहाँ मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए यहाँ हम जो चेंजेस निकाल रहे हैं यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर करके हम ये चेंजेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव वन पॉइंट, हेंस कांट यूज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमारे पास 2 पॉइंट हो। तो ऑब्वियस सी बात है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम किसी एक पॉइंट को लेकर इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो वो होगा मीनिंगलेस। तो चलिए समझते हैं इस केस में हम स्पीड कैसे निकाल सकते थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमारे पास यहाँ कुल 3 स्टेप्स गिवन हैं। 3 स्टेप्स में आप देखिए, सबसे पहला चूज सम पॉइंट एज अ सेकंड पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट को लेकर हम स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इसलिए हमें कोई दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि वो जो हम दूसरा पॉइंट लेंगे, द ओनली क्राइटेरिया इज दैट कि जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत एक्सट्रीमली क्लोज होगा। जैसे कि t इज इक्वल टू 5 को अगर मैं टाइम लेके चल रहा हूं तो दूसरा पॉइंट यानी कि टाइम में अगर मैं चेंजेस कैलकुलेट करूंगा उसे मैं लिख सकता हूँ 4.999 सेकेंड, और मैं डिफरेंस निकालूंगा इस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कि जब हमारा टाइम इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज हो रहा था उस समय स्पीड में क्या चेंजेस था। दूसरा, फाइंड एवरेज स्पीड ओवर दिस स्मॉल इंटरवल। अब ये जो हमने छोटा सा इंटरवल निकाला है इसी में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं चेंज इन द डिस्टेंस। तो फर्स्ट पॉइंट माइनस सेकंड पॉइंट ये हम लेंगे ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इतने से इंटरवल में हमारी कार ने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ताकि हम डिसाइड कर पाए रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, सो दैट वी कैन गेट सम आइडिया अबाउट द स्पीड। और थर्ड पॉइंट हमें कहता है कि चूज इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज। ये जो इंटरवल आपने लिया है, ये जो आप ले रहे हैं 0.001, आप इसको जितना नियरली जीरो ले सके, यानी जितना छोटे से छोटा ले सकें। तो छोटे से छोटा पॉइंट लेने का मतलब है हम पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी कि t इज इक्वल टू 5 के क्लोजर पहुंच जाएंगे। देखा जाए हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन छोटे से छोटा लेकर हम कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जिसके लिए हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, हमें कैलकुलेट करना है स्पीड t इज इक्वल टू 5 पर, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है 2 पॉइंट की। तो दोनों पॉइंट हमने इतने क्लोजर लिए हैं कि वो पास भी हैं वो दूर भी हैं। दूरी इतनी कि जीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज, और पास इतने कि कम से कम हम ये कह पाएँ कि दोनों ही पॉइंट लगभग एक ही जगह पर है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो ये तो बात होगी हमारी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो हमने जो सीखा चलिए उसे जनरलाइज करते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर मैं 2 पॉइंट लेना चाहूँ तो सेकंड पॉइंट चूज करने के लिए मुझे x के ही क्लोजर कोई दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। मेरा जो सेकंड पॉइंट होगा वो x के ही बहुत क्लोजर कोई वैल्यू होगी। तो सेकंड पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ x प्लस डेल एक्स है, जो डेल x है वो बहुत छोटी वैल्यू है। तो चलिए ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। अब अगर मैं दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहूँ,
पहला पॉइंट है मेरा x, दूसरा है x प्लस डेल एक्स। तो जब y की जगह पर मैं रखता हूं x प्लस डेल एक्स, हो जाएगा x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है और दूसरे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है, मैं फंक्शन की वैल्यू में चेंजेस निकाल रहा हूं, डिवाइडेड बाई x की वैल्यू में क्या चेंज हुआ, पहले x था, बाद में x प्लस डेल एक्स हो गया, यानी कि डेल एक्स, ये चेंज आ गया मेरा x की वैल्यू में। तो y की वैल्यू में चेंजेस डिवाइडेड बाई x की वैल्यू में चेंजेस, और यहाँ जब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो मुझे कुछ इस तरह का एक सॉल्यूशन मिलता है। आगे थोड़ा सा इसमें हम और मूव करें तो हम देख सकते हैं कि जब डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन दैट केस ये जो डेल एक्स है इससे हम डिवाइड कर सकते हैं ऊपर वाले इस कंप्लीट फंक्शन को, यानी कि यहां मुझे मिलने वाला है डेल एक्स प्लस 2x। और जब डेल एक्स अप्रॉक्स जीरो है, अप्रॉक्स जीरो है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस केस में भी हम डेल एक्स से डिवाइड तो कर सकते हैं, बट फायदा ये है कि इस केस में हम डेल एक्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी कोई बहुत छोटी वैल्यू एडिशन में हमारे पास आती है तब हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यही छोटी वैल्यू अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारे साथ आती है तब इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलिए, व्हेन डेल एक्स इज अप्रॉक्स, या फिर बहुत छोटी है या फिर जीरो की क्लोजर है, उस केस में हम कह सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x। कब? जबकि हमें दिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसी को हम अपने डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूलेज में पढ़ते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमें तब मिलता है जब हमारा जो डेल एक्स है वो टेंस टू जीरो हो, जीरो के बहुत क्लोजर हो, जीरो के बहुत पास हो, उस केस में हमें ये वैल्यू मिलती है। और डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. So dy upon dx is called derivative with respect to x. चलिए, अब ये डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है इसे भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स डीप इन डाइव। अगर मैं आपसे कहता हूं हमारे पास एक सर्कल है जिसकी सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, एज वी नो दैट, और अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो मुझे मिलने वाला है सरकमफेरेंस में चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एज 2 पाई। अब ये मीनिंग क्या है, ये हमसे क्या रहा है, इसको जरा हम समझे तो हम देख सकते हैं। यहां मैंने एक टेबल में अलग अलग रेडियस लिए सर्कल की। व्हेन सर्कल की रेडियस है 1, उस केस में हमारे पास इसकी सरकमफेरेंस आ रही है 2 पाई, फॉर द रेडियस 2 इट इज 4 पाई, और इस तरह से हमने इन सभी रेडियस के लिए इसकी सरकमफेरेंस को लिखा है। और जब बात आती है रेट ऑफ चेंज की, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन द सरकमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू आर, वो हमने इसको डिफरेंशिएट करने के बाद निकाला है 2 पाई। तो यह हम देख सकते हैं सबके सामने आ रहा है 2 पाई 2 पाई 2 पाई। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब आपके सर्कल की रेडियस थी 2 और जब रेडियस में चेंज आया एक का, किसी एक यूनिट का चेंज आया, तो उस केस में हमने देखा सरकमफेरेंस में जो चेंज आया है वो 2 पाई का आया है, चेंज इज 2 पाई। जब आपने अपनी रेडियस को लिया था 3, यानी कि सर्कल अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, बड़ा होने के बावजूद भी जब आपने इसको 3 से 4 किया, उस केस में भी यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज आया वो आया 2 पाई का। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर थोड़े से रेडियस 4 की जगह आप 6 करना चाहें, अब आपने रेडियस को अचानक से बढ़ा दिया 2 यूनिट, उस केस में भी जब आप चेंजेस देखते हैं ये हो रहा है हमारा 8 पाई टू 12 पाई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 12 पाई माइनस 8 पाई। ये चेंजेस है सरकमफेरेंस में, और रेडियस में चेंजेस आया 6 माइनस 4, और इस तरह से निकल के आने वाला है कुल मिला के 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 एंड अगेन दैट इज 2 पाई। तो हम कह सकते हैं सर्कल की रेडियस चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे सर्कल की रेडियस 2 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, हमेशा यहाँ पर हमें जो सरकमफेरेंस में चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं वो सब हैं कांस्टेंट, दैट इज 2 पाई। तो चलिए, अगर हम एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ले लें और इस एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलने वाला है 2 पाई आर। अब इस एरिया और इस डिफ्रेंशिएशन के बीच में क्या रिलेशनशिप आने वाला है, ये जानने के लिए हम वापस से वैसा ही एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक कॉलम में लिया है रेडियस को, और यहाँ रेडियस इक्वल टू 1 के लिए पाई आर स्क्वायर में हमने जब वैल्यू रखा है आर इज इक्वल टू 1 को, तो हमें एरिया मिल गया।
ठीक इसी तरह से हमने हर एक रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया को कैलकुलेट किया है। और यहाँ मैंने बताया है कि पर यूनिट चेंज होने पर, यानी कि 2 पाई आर रेडियस के चेंजेस होने पर एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या मीनिंग है इसका और क्या हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, ये समझने के लिए मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ, जो कि है पिज़्ज़ा का। अगर आप देखें यहाँ पर मेरे पास r इज इक्वल टू 1 है, और आप देख सकते हैं जो हमारा सर्कल छोटा है और r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 2, यानी कि मैंने एक यूनिट रेडियस उसकी बढ़ाई, तो एरिया में चेंजेस आ गया 3 पाई का। जब मैंने यही चेंजेस 3 से 4 के बीच में किए तो आप देखिए ये 9 पाई से हो गया 16 पाई। तो यहाँ जो चेंजेस हुए हैं वो केवल 3 पाई के हैं, यहाँ जो चेंजेस हुए हैं वो 7 पाई के हो रहे हैं। ठीक इसी तरह जब आप यहाँ देखेंगे एक सर्कल है 7 रेडियस वाला, जब मैंने इसको 7 से 8 किया तो यहाँ जो चेंजेस हो गए 49 से 64 पाई। इट मीन्स कि जैसा भी हमारा सर्कल है, यानी कि सर्कल छोटा है या सर्कल बड़ा है, कंप्लीटली डिपेंड करता है सर्कल के साइज पर कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसकी रेडियस को 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो उसके एरिया में कितना चेंज होने वाला है। यानी कि बिगर द सर्कल बिगर द चेंजेस, और यही ये कह रहा है 2 पाई आर। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इसकी रेडियस पर कि दैट टाइम जब आप इसके रेडियस में चेंजेस कर रहे हैं उस समय सर्कल का साइज क्या है, उसकी सरकमफेरेंस क्या है, उसकी रेडियस क्या है। अगर बड़ी रेडियस है तो चेंजेस डिपेंड करते हैं आर पर, यानी कि आपके चेंजेस भी बड़े होंगे, और जब रेडियस छोटी है तब चेंजेस होंगे छोटे। और पिज़्ज़ा वाले एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डोमिनोज कभी ऑफर करे कि सर आप 5 रेडियस वाले 2 पिज़्ज़ा ले लीजिए, हमारे पास 10 रेडियस का एक पिज़्ज़ा नहीं है, तो यकीन मानिए आप 5 रेडियस के 3 पिज़्ज़ा लेने के बाद भी वो 10 रेडियस के एक पिज़्ज़ा की बराबरी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है जब रेडियस है r इज इक्वल टू 5, उस केस में अगर आपको 3 पिज़्ज़ा ऑफर किए जाते हैं तो पाई आर स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं 25 पाई प्लस 25 पाई प्लस 25 पाई। और वही जो एक पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर किया था रेडियस 10 का, इसका जब आप एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से तो ये आएगा 100 पाई। तो देखिए आप ऑर्डर कर रहे थे 100 पाई यूनिट स्क्वायर वाला पिज़्ज़ा, ये एरिया है, और आपको वो कितने में निपटा रहे हैं 75 पाई यूनिट स्क्वायर में। तो आप 5 रेडियस वाले 3 पिज़्ज़ा लेने के बाद भी 10 रेडियस वाले एक पिज़्ज़ा की बराबरी नहीं कर सकते। चलिए वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। यहाँ जो हमें देखने को मिल रहा है इसका क्या मतलब है। अगर हम बात करते हैं इस वाले कॉलम की, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉलम है और हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। देखिए जैसे कि मैं लेता हूँ r इज इक्वल टू 4, इस पॉइंट पर अगर हम चेक करना चाहें कि यहाँ रेट ऑफ चेंज कितना आ रहे हैं, जब मेरी रेडियस है 4 उस समय मेरा एरिया तो है 16 पाई, लेकिन रेट ऑफ चेंज 8 पाई है। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं है कि 16 में हमने 8 को जोड़ा तो फिर ये 24 आ गया। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हमें ज़रूरत पड़ती है 2 पॉइंट्स की, और जब मैं निकालना चाहता हूँ r इज इक्वल टू 4 पर, तो यहाँ पर भी मेरे को 2 पॉइंट चाहिए होंगे। या तो आप 4 के क्लोज कोई 2 पॉइंट ले लो या इसके आसपास कोई भी आप 2 पॉइंट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ r इज इक्वल टू 3 एंड 5 को, ये 2 पॉइंट है जो कि 4 के क्लोज हैं और इनका एवरेज आ रहा है 4, तो देखिए किस तरीके से हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जब r इज इक्वल टू 3 था और 3 से क्या हो गया, ये हो गया 5, 3 से हो गया 5, तो उस केस में मेरी जो एरिया था वो कितना हो गया 9 पाई से 12 पाई। इट मीन्स व्हाट, हमारी एरिया में चेंजेस आया 25 पाई माइनस 9 पाई एंड इट इज डिवाइडेड बाय विद द चेंजेस इन द रेडियस, दैट इज 5 हो गई और पहले कितनी थी 3। और इससे जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आप यहाँ से देख पाएंगे मुझे मिल रहा है यहाँ 16 पाई डिवाइडेड बाई 2 और ये बराबर हो रहा है 8 पाई के, और यही मीनिंग है इसका। ना केवल 3 और 5, अगर आप चाहें तो r इज इक्वल टू 2 से लेके आप जैसे कि इससे ऊपर 2 पॉइंट ले लिए हैं तो एवरेज बना रहे, इसलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ नीचे, यानी कि r इज इक्वल टू 6 और यहाँ ले रहा हूँ r इज इक्वल टू 2। सेम फॉर्मूला आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं r इज इक्वल टू 2 पर हमारा जो एरिया है वो है 4 पाई और ये कितना हो गया अब 36 पाई। तो चेंजेस इन एरिया 36 पाई माइनस का 4 पाई, और रेडियस में चेंजेस कितना हो गया, अब हो गई ये 6 और पहले थी 2। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे
तो अगेन आपको वही चीज़ मिलने वाली है, 36 माइनस 4 दैट इज 32 पाई डिवाइडेड बाई 4 और आंसर इज 8 पाई। तो ये मीनिंग हुआ हमारे 8 पाई का। ये बात सिर्फ r इज इक्वल टू 4 पर ही लागू नहीं होती, आप r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9 किसी के साथ भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 2 पॉइंट कुछ ऐसे चूज किए हैं ताकि r इज इक्वल टू 4 थोड़ा सा सेंटर में पड़े, ताकि मैं एवरेज चेंजेस यहाँ दिखा सकूं। हालांकि r इज इक्वल टू 4 का मतलब ये भी है कि यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो थोड़े से कम है, यहाँ जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं, बट जब आप इनका एवरेज चेंज निकालेंगे तो वो आने वाला है 8 पाई। 4 से पहले हमारा सर्कल छोटा है, चेंजेस की रेट थोड़ी सी कम रहेगी और यहाँ पर रेट ऑफ चेंज बढ़ जाएगा, बट जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली आने वाला है 8 पाई। तो ये कहानी हो गई मेरे r इज इक्वल टू 4 की। ठीक इसी तरह से अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन के हमारे लिए 3 मीनिंग होते हैं। पहला मैथमेटिकल मीनिंग, जो कि हमें ये बताता है कि फंक्शन में अगर आपने कोई पॉइंट लिया है, सपोज एक x, तो x के ही क्लोजर आप कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जो कि बहुत क्लोज है, h टेंस टू 0, यानी कि x के ही बहुत क्लोजर कोई दूसरा पॉइंट लिया, उन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंजेस हो रहे हैं डिवाइडेड बाय x की वैल्यू में क्या चेंज हुआ। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन यानी कि रेट ऑफ चेंज, और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और डेल्टा मेथड। वही बात की जाए इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम देख सकते हैं कि बेसिकली जब हमें कोई कर्व, कोई ग्राफ गिवन होता है तो डिफरेंशिएशन बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने जो लाइन खींची है जिसे कहते हैं स्लोप, यानी कि उस पॉइंट के लिए हमने जो स्लोप निकाला है उस स्लोप का एंगल कितना है। तो ये हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की मदद से, जिसे हम कहते हैं टेन थीटा। टेन थीटा से भी स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये टेन थीटा कैसे बनता है इसे भी मैं बताऊं। यहाँ हम देख सकते हैं कि चेंजेस कितने आ रहे हैं। ये जो हमारा चेंज है ये दिखा रहा है चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई जिसको हम बोलेंगे डेल वाई, और ये जो पॉइंट यहाँ पर है इसको हम क्या बोलेंगे चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एक्स, डेल एक्स, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, केवल वाई की वैल्यू में चेंज आने वाला है, और यहाँ वाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, केवल एक्स की वैल्यू में चेंज आने वाला है। और इस तरह डेल वाई अपॉन डेल एक्स करके टेन थीटा हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, इसी को हम कह सकते हैं कि टेंजेंट का स्लोप क्या होने वाला है, इस टेंजेंट के स्लोप को भी हम निकालते हैं बाय यूजिंग अवर डिफरेंशिएशन। और जब हम बात करते हैं फिजिकल मीनिंग की यानी कि फिजिक्स में, तो फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखिए हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो बताता है इंस्टेंटेनियस चेंजेस को। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। तो आई होप आपको इन सभी तीनों पैरामीटर्स पे ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है और आखिर हम इसे क्यों पढ़ते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।